हेलो एवरीवन। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना इकोलॉजी वाला टॉपिक। इकोलॉजी के अंदर हम पढ़ रहे थे कम्युनिटी इकोलॉजी। ठीक है। और इस कम्युनिटी इकोलॉजी के अंदर हम क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स कम्युनिटी के पढ़ रखे हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स। क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स हम उन कैरेक्टर्स को कहेंगे जहां पर आपको कैलकुलेशंस करने की जरूरत पड़ेगी। तो अगर हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो उन्हें हम क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स कहेंगे। और इस कैलकुलेशन वाले पार्ट के अंदर हमको बेसिकली क्या करना है, एक प्रैक्टिकल पढ़ना है। देखो वैसे तो ये फील्ड का प्रैक्टिकल है, जब आप फील्ड में जाके करते हैं तभी आपको ये समझ में आएगा, लेकिन अब फील्ड में तो कहाँ जाएं, अपन यहीं पे कर लेते हैं। जो स्टूडेंट्स बॉटनी के हैं प्रॉपर, उनको तो अच्छे से पता है कि ये प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है। और जो बॉटनी से नहीं है उनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल जितना समझ में आए उतना ठीक है। यहाँ पर जो कुछ टर्म्स आ रहे हैं उनके थोड़े थोड़े मीनिंग समझ में आने चाहिए। तो मैं कोशिश तो करूँगा पूरी पूरी कि भाई आपको ये प्रैक्टिकल अच्छे से समझा ही दूँ, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए कि ना समझ में आए और पढ़ने का मन हो तो आप एक काम करना, यूट्यूब के ऊपर कोई ढंग का सा वीडियो देख लेना जो फील्ड में ये समझा रहा हो, तो शायद समझ में आ जाएगा। अब देखना, इस प्रैक्टिकल का नाम है क्वाड्रेट स्टडी। और क्वाड्रेट स्टडी के अंदर हमें क्या करना है वो समझा देता हूं मैं आपको। पहले ये समझिए कि क्वाड्रेट क्या होता है। सो बेसिकली क्वाड्रेट एक स्क्वायर शेप का फ्रेम होता है। फ्रेम समझते हो, जैसे फोटो फ्रेम होती है ना, वैसे टाइप का एक फ्रेम होता है स्क्वायर शेप का। अब वो चाहे लकड़ी का बना हुआ हो चाहे लोहे का बना हुआ हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी साइज भी अलग अलग होती है जरूरत के अनुसार, लेकिन हम एक बार 1 मीटर बाई 1 मीटर का स्क्वायर देख लेते हैं। तो आप सोचो कि आपके पास में एक रोड है, वो 1 मीटर की रोड है ऐसे, और ऐसी 4 रोड है। आपने वेल्डिंग वाले को जाके बोला कि इन चारों रोड को चिपका दो, तो उसने क्या किया, चारों रोड को चिपका दिया और एक क्वाड्रेट बना दिया, एक फ्रेम बना दिया। ये तो हो गया क्वाड्रेट। अब इस क्वाड्रेट का कैसे इस्तेमाल करना है और ये प्रैक्टिकल कैसे करना है, उसको समझने से पहले हम कुछ फॉर्मूला है यहाँ पे वो समझ लेते हैं, लिख लेते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला है, इन्हीं के ऊपर बेस्ड ये प्रैक्टिकल है और फिर इसी में से कुछ चीजें आगे काम आएगी। तो अपन एक बार ना भी समझ में आए तो आप तो बस खाली लिखते जाओ। पहला फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी का। इस फॉर्मूला का क्या सीन है देखो, नंबर ऑफ quadrate in which species occur, number of quadrate in which species occur divided by total number of quadrate studied multiplied by 100। अगर आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे तो आपका आंसर परसेंटेज में आने लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, परसेंट में आंसर आएगा ना आपका। तो आपको क्या करना है कि ये जो परसेंट वाला आंसर आया है उसके अकॉर्डिंग इन प्लांट स्पीसीज को अरेंज करना है डिफरेंट क्लासेस के अंदर। इन क्लासेस को कहते हैं रोंकियर क्लासेस। रोंकियर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये क्वाड्रेट स्टडी वाला जो मेथड है वो इजाद किया था। तो उनके नाम पर रोंकियर फ्रीक्वेंसी क्लासेस कहते हैं इनको।
रोंकियर फ्रीक्वेंसी क्लासेस। 5 टाइप की क्लास होती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। 5 टाइप की क्लासेस हैं। इन पांचों क्लासेस की फ्रीक्वेंसी कैसे है? देखो आप ये क्या कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला देखो। फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला में आप हर स्पीसीज की फ्रीक्वेंसी निकालोगे। उस एरिया में जो स्पीसीज है, हर एक स्पीसीज की फ्रीक्वेंसी आप निकालोगे। जब आप हर एक स्पीसीज की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो वो फ्रीक्वेंसी परसेंटेज में आने वाली है। तो जो फ्रीक्वेंसी 0 से लेके 20% तक आती है वो क्लास ए का प्लांट कहलाता है। ये सब समझा दूंगा मैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बस लिखते जाओ। अगर आपका रिजल्ट आ रहा है 21% से लेके 40 तक तो आपका क्लास बी का प्लांट माना जाता है वो। अगर ये रिजल्ट आपका 41% से 60% आ रहा है तो क्लास सी। अगर ये 61% टू 80 आ रहा है तो क्लास डी। और अगर ये 81 से 100 आ रहा है तो क्लास ई हो जाता है। ये याद करना, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्लासेस है और ये इन क्लासेस की फ्रीक्वेंसी है कि कितनी कितनी कैसे कैसे होती है। क्लियर हुआ ये? अच्छा, रोंकियर ने जब ये एक्सपेरिमेंट अपना किया था तो रोंकियर का भी तो कुछ रिजल्ट आया था ना। एक एरिया था, उस एरिया के अंदर रोंकियर ने ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। और जब रोंकियर ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो रोंकियर की भी कुछ क्लासेस ऐसे थे वो आए थे। रोंकियर के एक्सपेरिमेंट में ए क्लास के प्लांट्स जो थे वो ज्यादा थे बी क्लास के प्लांट से। बी क्लास वाले प्लांट्स थे वो सी क्लास से ज्यादा थे। सी और डी वाले प्लांट्स इक्वल थे, ज्यादा भी हो सकते थे कम भी हो सकते थे। और डी वाले जो प्लांट्स थे वो ई वाले से कम थे। ये रोंकियर का रिजल्ट है, रोंकियर का ओरिजिनल रिजल्ट है। देखो सीएसआईआर के अंदर ये वाला चीज है वो शायद ही कभी पूछा जाए, आज तक तो कभी पूछा नहीं गया है। लेकिन सेट एग्जाम है, कोई फर्स्ट ग्रेड या स्कूल का एग्जाम है, इस तरीके के यदि एग्जाम है तो उसमें वो भी पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ रोंकियर्स एक्सपेरिमेंट। रोंकियर के खुद के एक्सपेरिमेंट का क्या रिजल्ट था ये याद रखना। ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी, सी कुड बी ग्रेटर लेस और इक्वल टू डी एंड देन डी इज लेस देन ई। ये रोंकियर का ओरिजिनल रिजल्ट है। तो आपको थोड़ा सा ये ओरिजिनल रिजल्ट याद रख लेना है। अगर आप ये याद रख पाते हो तो बहुत बढ़िया है। एक फॉर्मूला है हमारा फ्रीक्वेंसी का। अब हम दूसरे फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा फॉर्मूला है डेंसिटी का। डेंसिटी का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या है? टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज। एक स्पीसीज के इंडिविजुअल्स का नंबर कितना है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट स्टडीड। सब समझ में आ जाएगा, बस अभी आप एक बार फॉर्मूलाज हैं वो लिखते चले जाइए। देन उसके बाद में नंबर 3 अबंडेंस। हम डेंसिटी और अबंडेंस थोड़ा सा पढ़ करके आए हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी पढ़ते टाइम, और मैंने आपको ये कहा था कि भाई डेंसिटी होती है उसमें हैबिटल और नॉन हैबिटल दोनों एरिया लिए जाते हैं, और जो अबंडेंस होती है उसमें खाली हैबिटल एरिया लिया जाता है, नॉन हैबिटल एरिया नहीं लेते। आप जरा डेंसिटी वाला फॉर्मूला देखो क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट स्टडीड, टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट स्टडीड। अब सेम टू सेम यही चीज को हम लिखने वाले हैं कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज,
लेकिन हम अबंडेंस के अंदर क्या करते हैं? अबंडेंस के अंदर हम हैबिटल एरिया ही लेते हैं। तो हम अबंडेंस के अंदर वो क्वाड्रेट को काउंट नहीं करेंगे जिनके अंदर स्पीसीज है ही नहीं। इसलिए नीचे हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स, नंबर ऑफ quadrates in which species occurs, in which species occurs। तो बस वही क्वाड्रेट्स से डिवाइड करेंगे, उतने ही नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स से डिवाइड करेंगे जितनों में वो स्पीसीज है, बाकी वालों में क्यों करना। क्लियर हो गया ये? अब जब आप हर एक स्पीसीज के लिए फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी, अबंडेंस कैलकुलेट कर चुके होंगे, तब आपको तीन चीजें और कैलकुलेट करनी है। कौन सी है वो तीन चीजें? पहली, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? जितने भी स्पीसीज हैं उन सभी स्पीसीज की टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, और उसमें से जो स्पीसीज की आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है उसकी कितनी है, तो उसको कहते हैं रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब है कि सब में से पर्टिकुलर का कंट्रीब्यूशन कितना है। जैसे 10 लोग मिलकर के कोई काम करते हैं तो 10 लोगों के काम में से एक पर्टिकुलर या आपका काम कितना है, तो वो आ जाता है रिलेटिव वर्क। सो टोटल फ्रीक्वेंसीज of all the species में से फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज, पर्टिकुलर स्पीसीज मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। यहां पर आपको यही काम करना है डेंसिटी और अबंडेंस के साथ में भी। हम निकालेंगे रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी में भी आपको यही करना है। क्या? टोटल डेंसिटी of all the species में से डेंसिटी ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, इतना हो गया। एक और काम करते हैं, रिलेटिव अबंडेंस और निकालते हैं। रिलेटिव अबंडेंस, रिलेटिव अबंडेंस में क्या करेंगे? टोटल अबंडेंस ऑफ ऑल द स्पीसीज में से अबंडेंस ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज कर लेंगे। यही तो करना है। टोटल अबंडेंस ऑफ ऑल द स्पीसीज में से abundance of a particular species multiplied by 100। ठीक है, ऐसा करने से आपके पास हर एक स्पीसीज की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव अबंडेंस आ जाएगी। जब आपके पास में हर स्पीसीज के लिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव अबंडेंस ये आ जाती है, तब आपको क्या करना है? एक सिंपल सा कैलकुलेशन, और इसे कहते हैं IVI। IVI इंपॉर्टेंट वैल्यू इंडेक्स का नाम है, इंपॉर्टेंट वैल्यू इंडेक्स।
ये इंपॉर्टेंट वैल्यू इंडेक्स क्या कहता है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को रिलेटिव एबंडेंस के साथ और रिलेटिव डेंसिटी के साथ में प्लस कर दो, और ऐसा करने के बाद में जिस भी स्पीसीज का आईवीआई सबसे ज्यादा होता है, आईवीआई मैक्सिमम जिसका है, इसका मतलब वो स्पीसीज डोमिनेंट स्पीसीज है उस एरिया की, डोमिनेंट स्पीसीज। जिस स्पीसीज की फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है, डेंसिटी भी ज्यादा है, अबंडेंस भी ज्यादा है, तो उस स्पीसीज को ऑफिशियली हम डोमिनेंट स्पीसीज कहेंगे। तो वो प्लांट ही हो सकती है, वो ट्री हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। एक और चीज आपको ध्यान से देख लेनी है, समझ लेनी है, वो क्या है कि भाई जो हमारा ये रिलेटिव डेंसिटी, अबंडेंस और फ्रीक्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट है, या जो ये क्वाड्रेट स्टडी वाला प्रैक्टिकल है, बेसिकली ये प्रैक्टिकल या तो प्लांट्स के लिए करते हैं, क्योंकि प्लांट्स अपनी जगह से मूव नहीं कर पाते हैं, तो प्लांट्स के लिए हम ये प्रैक्टिकल करते हैं। एनिमल्स के लिए ये प्रैक्टिकल करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एनिमल्स मूव करके दूसरी जगह चले जाएंगे तो हम क्वाड्रेट को प्रॉपर तरीके से अरेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो एनिमल्स एक ही जगह फिक्स रहते हैं, नॉन मोबाइल टाइप के हैं, तो उनके अंदर शायद ये किया जा सकता है। चलिए अब मैं आपको ये बताता हूं कि किस तरीके से आपको ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। मान लीजिए कि ये हमारा कॉलेज कैंपस है, और इस कॉलेज कैंपस के अंदर हमको क्वाड्रेट स्टडी करनी है, कॉलेज कैंपस। अब हमने क्या किया, जो क्वाड्रेट लिया था वो क्वाड्रेट हम इस कैंपस के अंदर जाकर के कहीं पर भी रख देंगे। कहीं पर भी रख देने का मतलब है रैंडमली आपको कहीं पर जमीन पे रखना है। आप ये चीज सोच समझ के नहीं करेंगे कि भाई वहां प्लांट्स ज्यादा दिख रहे हैं वहां रख देते हैं, इससे तो वो रिजल्ट वो बायस्ड हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, रैंडमली इस क्वाड्रेट को कहीं पर भी रख देना है। जैसे हमने यहां पे क्वाड्रेट रख दिया, ये क्वाड्रेट यहां रख दिया। अब इस क्वाड्रेट की जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर कितने टोटल प्लांट है और कौन से प्लांट कौन सी स्पीसीज के हैं, वो आपको नोटबुक में नोट कर लेना है। जैसे सपोज करिए कि यहां जब आपने इस क्वाड्रेट को रखा तो यहां पर ऐसे करके कुछ प्लांट्स यहां पर इस क्वाड्रेट की बाउंड्री के अंदर आ गए, कुछ ये प्लांट्स आ गए। इस तरीके से आपको इस क्वाड्रेट की बाउंड्री के अंदर ऐसे कुछ प्लांट्स है वो मिल गए। ठीक है, अब ये क्वाड्रेट जो है वो आपने पहली बार रखा है तो इसको कहते हैं क्वाड्रेट 1। आप जो नोटबुक लेके आए हो उस नोटबुक के अंदर क्वाड्रेट 1 में आपको कौन कौन सी स्पीसीज मिली। जैसे सपोज आपको मिली स्पीसीज ए, इसका बॉटनिकल नेम लिखना है, और इस स्पीसीज ए के कितने प्लांट्स हैं, 1 2 3। इस स्पीसीज ए के 3 प्लांट्स मिल गए, आपको ये लिखना है। फिर आपको इसी क्वाड्रेट के अंदर स्पीसीज बी मिल जाती है, उस स्पीसीज बी के 4 प्लांट्स हैं, जैसे 1 2 3 4। तो ये ग्रीन वाले 4 प्लांट्स हैं। आपको इसी के अंदर एक और स्पीसीज दिख रही है, स्पीसीज सी, और इसके आपको 2 प्लांट्स दिख रहे हैं। ऐसे करके आपको उस पर्टिकुलर क्वाड्रेट में जितने भी आपको लगे कि भाई इतने सारे प्लांट्स हैं, तो उनके सबके बारे में आपको लिखना है। बॉटनिकल नेम लिखना है और नंबर लिखना है कि पर्टिकुलर स्पीसीज के कितने प्लांट्स उस क्वाड्रेट में है। इतना काम कर लिया। अब एक काम करो, इस क्वाड्रेट को यहां से उठाओ और दूसरी जगह कहीं पे रख दो। जैसे मान लीजिए हमने ये क्वाड्रेट उठा के यहां रखा, तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रेट 2। सेम ही क्वाड्रेट है बट सैंपलिंग तो हम दोबारा कर रहे हैं ना, तो दूसरी बार सैंपलिंग कर रहे हैं, इसलिए क्वाड्रेट 2 रख दिया हमने इसका नाम। अब इसमें भी वही काम करना है। क्वाड्रेट 2 के अंदर आपको पता चलेगा कि क्वाड्रेट 2 के अंदर स्पीसीज ए का 1 प्लांट है, स्पीसीज 2 के भी 2 प्लांट्स हैं, स्पीसीज 3 का एक भी प्लांट नहीं है, और इस बार स्पीसीज 4 का
प्लांट है और वो 4 प्लांट स्पीसीज 4 के हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है, स्पीसीज ए इस क्वाड्रेट में भी आ गई आपकी, उसके एक प्लांट आया, लिख लिया एक। स्पीसीज बी के 2 प्लांट्स आए, आपने लिख लिए 2। स्पीसीज सी तो आई नहीं, नई स्पीसीज है इस बार, तो स्पीसीज डी के 4 प्लांट्स आ गए, ये आपने अपनी नोटबुक के अंदर लिख लिए। अब इसी प्रकार आपको क्या करना है, ये क्वाड्रेट जगह 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 रखना है इसके अंदर, ऐसे करके आपने जगह जगह इस क्वाड्रेट को रख लिया। तो कितने क्वाड्रेट हमने स्टडी किए, 2 3 4 5 6 7, ऐसे करके हमने क्वाड्रेट स्टडी कर लिए। अब हम टोटल कितनी बार ये सैंपलिंग करेंगे, उसके लिए एक छोटा सा मेथड है, मतलब उसके लिए एक छोटा सा आइडिया लगाना है, और वो आइडिया क्या है वो समझ लो। जैसे आप बार बार क्वाड्रेट एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह डाल रहे हो, तो आपको अगर ये लगे कि अब कोई नई स्पीसीज है वो नहीं आ रही है क्वाड्रेट में, वही रिपीटेड स्पीसीज जो पहले आ चुकी है वही वही स्पीसीज के प्लांट्स आ रहे हैं। जैसे हमने क्वाड्रेट 1 के बाद जब क्वाड्रेट 2 रखा, तो क्वाड्रेट 2 में हमको एक स्पीसीज डी मिल गई। अब आपने क्वाड्रेट 3 रखा, तो उस क्वाड्रेट 3 के अंदर हो सकता है कोई नई स्पीसीज मिल जाए, उस एरिया के अंदर नया प्लांट है वो इंक्लूड हो जाए, तो मे बी ये चीज पॉसिबल हो सकती है। लेकिन आपको क्या करना है कि जब आपको ये लगने लग जाए कि भाई अब तो कोई नया जो है वो प्लांट आ नहीं रहा है, तो क्या करें, तो आपको बस अपनी क्वाड्रेट की सैंपलिंग उतने में ही रोक देनी है कि भाई इतनी बार ही करना है हमको। क्लियर हो गया? आपने जितने बार क्वाड्रेट स्टडी किए उतनी बार आपने क्वाड्रेट में कौन कौन सी स्पीसीज आई वो एक लिस्ट बना के यहां पे ले आए। इतना काम कर लिया। अब आपको कैलकुलेशन करनी है लैब में बैठ के, बस अब सब इजी है। क्या करोगे, सबसे पहले एक लिस्ट बनानी है जिसमें लिखोगे सीरियल नंबर। ये आ गया सीरियल नंबर का लिस्ट। सीरियल नंबर के बाद में आप लिखोगे नेम ऑफ प्लांट। नेम ऑफ प्लांट, आपको बॉटनिकल नेम्स लिखने हैं, तो नेम ऑफ प्लांट्स। उसके बाद आप क्या करोगे, क्वाड्रेट 1 में कितने प्लांट्स थे वो, क्वाड्रेट 2 में कितने प्लांट्स थे, क्वाड्रेट 3 में कितने प्लांट्स थे, क्वाड्रेट 4 में कितने प्लांट्स थे, 5 में कितने थे, 5th में कितने थे, 6th में कितने थे, 7th में कितने थे, और टोटल कितने हैं। तो आपने क्या किया, क्वाड्रेट 2 में, क्वाड्रेट 3 में, क्वाड्रेट 4 में, क्वाड्रेट 5 में, क्वाड्रेट 6 में, क्वाड्रेट 7 में कितने प्लांट्स थे और टोटल प्लांट्स हैं वो कितने थे। इतना कर लिया। तो अभी एक बार इतना समझते हैं। जैसे सीरियल नंबर 1 और प्लांट का नाम है प्लांट स्पीसीज 1 या स्पीसीज ए स्पीसीज। ए स्पीसीज के 3 प्लांट क्वाड्रेट 1 में है, एक प्लांट क्वाड्रेट 2 में है, क्वाड्रेट 3 में ये एब्सेंट है, क्वाड्रेट 4 में 2 प्लांट है, क्वाड्रेट 5 में ये एब्सेंट है, 6 में एब्सेंट है, 7 में 4 प्लांट्स हैं। सपोज एक बार ऐसा है, ठीक है। कितना हो गया टोटल, 3 1 4, 4 2 6, 6 और 4 10, टोटल प्लांट्स है इसके 10। नंबर 2 स्पीसीज बी, क्वाड्रेट 1 में इसके 2 प्लांट्स हैं, क्वाड्रेट 2 के अंदर 1 प्लांट है, क्वाड्रेट 3 में ये एब्सेंट है, क्वाड्रेट 4 में एब्सेंट है, क्वाड्रेट 5 में 4 प्लांट है, क्वाड्रेट 6 में 6 प्लांट है, क्वाड्रेट 7 में 2 प्लांट है। मान लो एक बार ऐसा है, तो यहां पर क्या हो गया, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 6 कितने हो गए, 13 और 2 15, 15 यहां पर ये प्लांट्स हैं। फिर स्पीसीज नंबर 3, स्पीसीज नंबर 3 में सी, क्वाड्रेट 1 के अंदर मान लीजिए कि कितने प्लांट्स लिए थे, उतने से ही लिख देते हैं एक बार, तो 2 प्लांट लिए थे, तो स्पीसीज सी के 2 प्लांट है इसके अंदर। फिर मान लीजिए कितने प्लांट्स लिए थे अपन ने, एक भी प्लांट नहीं है, स्पीसीज सी एब्सेंट है, तो इसको स्पीसीज सी को एब्सेंट दिखा दिया। इसमें जितने भी प्लांट्स है 1 2 1 4 एब्सेंट, ऐसे करके 2 और 1 3, 2 5 और 1 6 और 4 10, ये आ गया 10।
इतना काम कर लिया। अब आप यही चीज है वो रिपीटेडली करते जाएंगे जितनी भी उस एरिया के अंदर स्पीसीज आती है उन सब के लिए, चाहे 50 स्पीसीज आए, आपको हर स्पीसीज के लिए करना है। कौन सी स्पीसीज किस नंबर के क्वाड्रेट में प्रेजेंट थी और कितने मेंबर्स थे, वो जिन जिन में वो नहीं है उसके अंदर आपको क्या करना है, माइनस करना है, मतलब एब्सेंट उसको दिखा देना है। इतना काम हो गया। अब आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कैसे करेंगे? फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताया था। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, ये रहा आपके पास, नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स इन विच द स्पीसीज अकर एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट स्टडीड। अब आप ये लिस्ट से देखो स्पीसीज एक कितने क्वाड्रेट में प्रेजेंट है। आपको क्या करना है यहां पर कि स्पीसीज एक कितने क्वाड्रेट में प्रेजेंट है वो देखना है। स्पीसीज ए यहां प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है सॉरी। तो स्पीसीज ए कितनों में प्रेजेंट है, 4 क्वाड्रेट में, और टोटल आपने कितने क्वाड्रेट स्टडी किए, 7। तो स्पीसीज ए 4 क्वाड्रेट में प्रेजेंट है और 7 टोटल क्वाड्रेट स्टडी किए, और ये आ गया हमारा मल्टीप्लाइड बाई 100। तो आप ऐसा करोगे तो इससे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी निकल गया, मान लीजिए x% फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। उसके बाद में स्पीसीज बी देखो, प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, तो 1 2 3 4 5 बार प्रेजेंट है टोटल में से, ये आ गया आपका y% फ्रीक्वेंसी। स्पीसीज सी का देखो 1 2 3 4 5 में प्रेजेंट है, तो आपका ये आ गया z% फ्रीक्वेंसीज। तो क्योंकि ये भी 5 में ही प्रेजेंट है तो y% ही फ्रीक्वेंसी आएगी, z नहीं आएगी। समझ में आ गया? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट इन विच द स्पीसीज प्रेजेंट डिवाइडेड बाय टोटल क्वाड्रेट स्टडीड मल्टीप्लाइड बाय 100। इससे आप फ्रीक्वेंसी क्लास बना सकते हो। अब क्योंकि ये काम आप करोगे तो ये आएगा आपका फ्रीक्वेंसी क्लास। किसी प्लांट की फ्रीक्वेंसी आएगी 40%, किसी की आएगी 30%, कोई 32%, कोई 35%, कोई 50%, कोई 51%, वगैरह वगैरह करके आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा यहां पे रेंज। ऊपर मैंने आपको बता ही दिया है कि 5 टाइप के क्लासेस होते हैं, A B C D E, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी फ्रीक्वेंसी जो x y% है, जैसे सपोज ये A क्लास का हो गया, ये दोनों प्लांट B क्लास के हो गए, मान लो एक बार ऐसे, क्लियर। तो ये फ्रीक्वेंसी क्लास। अब आपको क्या करना है, डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी का फॉर्मूला देख लो, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज डिवाइडेड बाय टोटल क्वाड्रेट स्टडीड। आप बताओ कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं स्पीसीज के। तो मेरे को दिख रहे हैं ए स्पीसीज के 10 मेंबर, 10 डिवाइडेड बाई 7, 10 डिवाइडेड बाई 7। दूसरे के 15 है तो 15 डिवाइडेड बाई 7, तीसरे के 10 है तो 10 डिवाइडेड बाई 7। ये आ गई डेंसिटी। डेंसिटी आ गई तो डेंसिटी में क्या लिखना है, जैसे सपोज करो कि ये डेंसिटी है, वो आ गई लेट्स से x, ये आ गई y, और ये आ गई वापस x। 10/7 10/7 सेम आएगा, तो ये होगी डेंसिटी। अब आपको मान लीजिए कि अबंडेंस निकालनी है, तो अबंडेंस में क्या फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स इन विच स्पीसीज प्रेजेंट। मतलब आपको अब 7 से डिवाइड नहीं करना, जितनों में वो स्पीसीज है उतनों से ही डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड नहीं करना। लेट्स से फर्स्ट प्लांट का देखो, अगर आप प्लांट ए का देखते हो तो इसके 10 मेंबर्स हैं, और ये 10 मेंबर कितने क्वाड्रेट में है, 1 2 3 4 क्वाड्रेट में है, तो आपको 10/4 करना है। आप दूसरा देखो, 1 2 3 4 5 क्वाड्रेट में है, तो 15/5 करना है। तीसरा देखो 1 2 3 4 5 है, तो 10/5 करना है। ये क्या आया, अबंडेंस आया। अबंडेंस की वैल्यू हमेशा ध्यान रखना डेंसिटी से ज्यादा आएगी।
क्योंकि डेंसिटी में हम ज्यादा नंबर से डिवाइड करते हैं, अबंडेंस में वो नंबर है वो कम हो जाता है, क्योंकि हम वहां ओनली हैबिटल एरिया है वही कंसीडर किया करते हैं। तो ये हो गया आपका अबंडेंस। अब अबंडेंस निकालने के बाद आपको क्या कर लेना है, नीचे इनका टोटल कर लेना है। फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लो। लेट सपोज अब कुछ और लेटर ले लेते हैं, P% आ गया, टोटल आ गया P, या मैं ऐसे कर लेता हूं TF टोटल फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी का टोटल TD टोटल डेंसिटी, अबंडेंस का मतलब TA टोटल अबंडेंस। क्लियर हो गया। अब आपको निकालना है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। क्या करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्पीसीज X% डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी TF टोटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय 100, यही आएगा। लेट सपोज ये आ गया आपका वैल्यू A%। इसी तरीके से Y% डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आ गया सपोज B%, और ये भी आ जाएगा B%। ऐसे करके आपका क्या आ गया, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद क्या करोगे, रिलेटिव डेंसिटी निकालोगे। रिलेटिव डेंसिटी में भी आपको वही काम करना है, पर्टिकुलर स्पीसीज की डेंसिटी कितनी है, जैसे XX है इसकी डेंसिटी, और डिवाइडेड बाय टोटल डेंसिटी करनी है। यही आप काम करोगे किसके साथ में, रिलेटिव अबंडेंस के साथ में। फिर IVI कर देना, IVI रिलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लस रिलेटिव डेंसिटी प्लस रिलेटिव अबंडेंस, तो ये हो जाएगा आपका पूरा का पूरा टेबल। इसमें जिसकी IVI वैल्यू सबसे ज्यादा मिले, कह देना कि ये स्पीसीज जो है वो डोमिनेंट स्पीसीज है इस एरिया की। बस इतना सा ये प्रैक्टिकल होता है। तो ये क्वाड्रेट स्टडी का प्रैक्टिकल है, आपको करना पड़ता है जब आप फील्ड के अंदर जाओगे तब। और देखो बोरिंग सा तो प्रैक्टिकल है, मैं मानता हूं, लेकिन करना पड़ता है। अब यहां CSIR में देखो इसकी क्या यूटिलिटी है। एडसेस तो आपको CSIR कभी नहीं कहेगी कि ये डाटा पकड़ो और कैलकुलेशन करके दिखाओ, या ये डाटा पकड़ो और ये अब आप इसका जो है वो क्वाड्रेट स्टडी वाला प्रैक्टिकल करके दिखाओ। कभी CSIR आपको इतनी मेहनत करने के लिए नहीं कहेगी। लेकिन मान लीजिए कि इकोलॉजी के किसी क्वेश्चन के अंदर लिखा हो कि एक स्पीसीज की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी दूसरी से ज्यादा है, या एक स्पीसीज की रिलेटिव डेंसिटी दूसरे से ज्यादा है, या फिर आप स्पीसीज डाइवर्सिटी जब पढ़ोगे तब आपको रिलेटिव अबंडेंस टर्म बहुत बार देखने को मिलेगा। ऐसे केस में फिर हमको ये नहीं लगना चाहिए कि आखिर ये चल क्या रहा है। आपके जहां भी सामने आए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव अबंडेंस या डेंसिटी अबंडेंस, तो समझ जाना कि इस मेथड से कैलकुलेट की हुई है। और आप इतना कर लोगे तो आराम से आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी उस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, न्यूमेरिकल नहीं आएंगे इसके ऊपर बेस्ड, वो आप टेंशन छोड़ो। चलो अब हम आगे वाला टॉपिक कंसीडर करते हैं। जो अगला टॉपिक है वो इसी टॉपिक से निकल के आता है, और हमारे टॉपिक का नाम है रैंक अबंडेंस कर्व्स। रैंक अबंडेंस कर्व, इस टर्म को ही पढ़ के देख लो क्या दिख रहा है। अबंडेंस के बेसिस पे स्पीसीज को रैंक देनी है। और सिंपल शब्दों में समझो कि एक क्लासरूम है और उस क्लासरूम के अंदर 100 बच्चे बैठे हुए हैं। आपको क्या करना है, इस क्लासरूम के अंदर जो 100 बच्चे बैठे हुए हैं उनका एक टेस्ट कंडक्ट करना है। सिंपल सी बात है भाई, आपने एक टेस्ट कंडक्ट किया और उस टेस्ट में जो बच्चों के मार्क्स आए उन मार्क्स के अकॉर्डिंग बच्चों को रैंक देनी है, और उसका एक कर्व बनाना है, ग्राफ बनाना है कि सेम रैंक पे कितने बच्चे हैं, हाईएस्ट रैंक वाला बच्चा है उसके बाद दूसरी रैंक वाले बच्चे के मार्क्स में कितने डिफरेंस है। जैसे सपोज कि फर्स्ट रैंक जिसके आई उसके 98 मार्क्स बने, सेकंड रैंक आई उसके 60 मार्क्स बने, तो फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक में देखो कितना डिफरेंस है। इस तरीके से आपको एक ग्राफ बनाना होता है, उसको हम कहते हैं रैंक अबंडेंस कर्व।
किस बेसिस पे बनेगा? अबंडेंस के बेसिस पे। अबंडेंस कैसे निकालोगे? अभी जो इतनी माथापच्ची करी है उसके बेसिस पे निकालोगे। तो आप लिखो, बाय यूजिंग द रिलेटिव अबंडेंस of species within a community, we can arrange them in a defined manner. We can arrange them in a defined manner. अगला पॉइंट लिखिए, these curves are used to compare the species richness and relative abundance of two communities. आप दो कम्युनिटी को ग्राफ के बेसिस पे कंपेयर कर सकते हो कि पहली क्लास में फर्स्ट और सेकंड रैंक वालों के बीच क्या डिफरेंस है, दूसरी क्लास वालों में फर्स्ट और सेकंड रैंक वालों के बीच क्या डिफरेंस है, आप कर सकते हो। आगे लिखिए, द ग्रेटर स्पीसीज रिचनेस इज रिफ्लेक्टेड बाय the greater species richness is reflected by the greater length of rank abundance curve. The greater length of rank abundance curve. आगे एक लाइन लिखिए जिसका मीनिंग आपको मैं समझा देता हूं, और नेचर में भी ऐसा ही होता है। होता क्या है, जब कभी भी आप मास कैलकुलेशंस करते हैं तो जो एक्सट्रीम टॉपर्स और एक्सट्रीम लोअर्स होते हैं उनका नंबर हमेशा कम होता है और आपको मॉडरेट का नंबर हमेशा ज्यादा देखने को मिलता है। यह हर जगह की कहानी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्लास में टेस्ट लिया तो जो फर्स्ट रैंक है उसके आसपास वाले बच्चों का नंबर कम होगा, और जो सबसे लास्ट वाले हैं, कईयों के माइनस में आते हैं मार्क्स, उनका नंबर कम होगा। क्लास में जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनका नंबर, उनके मार्क्स मॉडरेट मार्क्स होंगे। यह हमेशा की कहानी। अच्छा, दूसरी चीज समझो, ह्यूमन हाइट है, एकदम जो टॉलेस्ट पर्सन है पूरी दुनिया में, एकदम टॉलेस्ट 8 फीट का होगा कोई, उतने लंबे इंसानों की नंबर, और जो सबसे बोने टाइप के हैं 3 फीट के, 2 फीट के, 2.5 फीट के, उनका नंबर बहुत कम है। मैक्सिमम ह्यूमन बीइंग जो है प्लेनेट पे, उन मैक्सिमम ह्यूमन बीइंग्स की हाइट आपको मॉडरेट मिलेगी, वही 5.5, 5.4, 5.6 इसके आसपास वाली। तो इसीलिए हमें जब किसी कम्युनिटी के अंदर सारी स्पीसीज है उनका अबंडेंस कैलकुलेट करना हो, तो आप देखना कि उस कम्युनिटी के अंदर जो मैक्सिमम स्पीसीज है उनकी अबंडेंस लगभग सेम सेम होती है। बहुत कम स्पीसीज होगी जिनकी अबंडेंस बहुत ज्यादा होगी, और बहुत कम स्पीसीज होगी जिनकी अबंडेंस बहुत कम होगी। मैक्सिमम स्पीसीज है उनकी अबंडेंस है क्या होगी, वो बीच वाली सी होगी। जैसे हमने इस एक्सिस पे लिया नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, और इस पे लिया नंबर ऑफ स्पीसीज, सपोज एक कम्युनिटी है, आपके गार्डन है, आपने एक गार्डन बना रखा है। इस गार्डन के अंदर सिर्फ 2 प्लांट्स लगे हुए हैं एक स्पीसीज के, तो एक स्पीसीज ऐसी है जिसके प्लांट्स का नंबर सिर्फ 2 है। एक स्पीसीज ऐसी है जिसके प्लांट्स का नंबर जो है वो बहुत ज्यादा है, लेट सपोज 50 प्लांट्स उसी स्पीसीज के हैं। जैसे ग्रास है, ग्रासेस का नंबर सबसे ज्यादा है, लेकिन ग्रास जैसी और कितनी स्पीसीज है जिनका नंबर ज्यादा है। बाकी मैक्सिमम स्पीसीज है उनके नंबर आपने मॉडरेट से रखे हुए हैं। तो एक ग्राफ निकल के आता है इस तरीके का। अगर आपको याद हो तो हमने जो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस पढ़ी थी, तो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में ऐसे ही तो ग्राफ आते थे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़े थे अपन ने वहां पे, याद हो तो 3 तरीके के होते हैं।
तो जो स्पीसीज के मेंबर्स का नंबर कम है वो होती है रेयर स्पीसीज। जिन स्पीसीज का नंबर बहुत ज्यादा होता है वो होती है मोस्ट अबंडेंट स्पीसीज, मोस्ट अबंडेंट स्पीसीज। और जिनका नंबर मॉडरेट होता है वो होती है मॉडरेट स्पीसीज। मैक्सिमम स्पीसीज मॉडरेट स्पीसीज होती है। बहुत कम स्पीसीज ऐसी होगी जिनके मेंबर्स का नंबर बहुत ही कम है, एक मेंबर ही है उस पूरे प्लांट कम्युनिटी के अंदर, एक ही प्लांट है उस स्पीसीज का। और बहुत कम स्पीसीज ऐसी होती है जिनके मेंबर्स का नंबर मैक्सिमम होता है, बाकी सारी स्पीसीज के मेंबर्स का नंबर ऐसा ही आता है। तो अब ये तो हो गई जनरल बात। अब मैं आपको एक ग्राफ बता रहा हूं, देखो वो ग्राफ जो है वो आपको याद करना है, बिना जिद किए, बिना बहस किए, है ना, वो याद करना है। आपके पास एक्स एक्सिस पे स्पीसीज की रैंक होगी, जैसे फर्स्ट रैंक कितनों की आई क्लास में, फिफ्थ रैंक कितनों की आई क्लास में, 10th रैंक पर कितने बच्चे हैं, 15th रैंक पर कितने बच्चे हैं, 20th रैंक पे कितने बच्चे हैं। समझ गए? एक क्लास के अंदर फर्स्ट रैंक वाले कितने बच्चे हैं, टॉपर्स कितने हैं। फिर उसके बाद में एबंडेंस, अबंडेंस, अबंडेंस का मतलब मार्क्स। 100 मार्क्स किसके आए? 100 मार्क्स तो किसी के नहीं आएंगे। तो जो टॉपर है, मान लो वो टॉपर के आए इतने मार्क्स, ठीक। उसके बाद सेकंड टॉपर के कितने आए, थर्ड टॉपर के कितने, ऐसे करके। अब 4 ग्राफ बनेंगे, चारों ग्राफ आपको सिंपल समझने हैं। पहला ग्राफ ऐसे आता है, एकदम सीधा नीचे आएगा और ऐसे डैश 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 ऐसे आएगा। ग्राफ नंबर ए, बाद में बताऊंगा अभी इनका क्या नाम है, कैसे इनको करना है अपने को। एक ग्राफ ऐसा आएगा जो कि यहां से शुरू होगा और ऐसे डॉट 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 के जैसा सा ग्राफ होगा, ऐसा ऐसा सा ग्राफ होगा, डॉट डॉट डॉट। इसे कहो ग्राफ नंबर बी। एक ग्राफ ऐसा होगा जो सॉलिड लाइन से स्टार्ट होगा और इन दोनों के पॉइंट से स्टार्ट होगा, सॉलिड सी लाइन होगी ऐसी सी, इसको एक बार कह दो ग्राफ सी। और एक ग्राफ ऐसा होगा जो फिर से डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट ऐसे ऐसे से होगा, इसको कह दो ग्राफ डी। अब आपको इन तीनों चारों ग्राफ के नाम है वो याद होने चाहिए, एग्जाम में आएंगे तो ये ऐसे कैसे ही आएंगे, और बस आपको पहचानना है कि कौन सा ग्राफ किसका है। ग्राफ ए एकदम शार्पली सीधा नीचे आ रहा है, स्ट्रेट लाइन से नीचे आ रहा है। हमने जब पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़ी थी तो पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर हमने पढ़ा था ग्रोथ कर्व। ग्रोथ कर्व में कोई जे शेप्ड ग्रोथ कर्व आता था, उसमें जियोमेट्रिक ग्रोथ होती थी। जियोमेट्रिक ग्रोथ ऐसी ग्रोथ है जो फटाफट होती है, बढ़ते जाते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स, इंडिविजुअल्स बढ़ते चले जाते हैं जियोमेट्रिक ग्रोथ में। सो हमारे पास ये जो पहला ग्राफ है जो ऐसे सीधा डिक्रीज हो रहा है, इस ग्राफ का नाम है जियोमेट्रिक सीरीज। जियोमेट्रिक सीरीज। जियोमेट्रिक सीरीज कौन सी सीरीज है? जियोमेट्रिक सीरीज का मतलब कि जैसे जियोमेट्रिक ग्रोथ में ग्राफ सीधा ऊपर जाता है, वैसे ही जियोमेट्रिक सीरीज में ग्राफ सीधा नीचे आ रहा है। बहुत ज्यादा अगर मतलब सीधा शार्प नीचे है वो है जियोमेट्रिक। देन उसके बाद जो दो बी वाला ग्राफ है डॉट डॉट डॉट, इसको कहते हैं ब्रोकन स्टिक। ब्रोकन स्टिक। सी वाला जो ग्राफ है, इस सी वाले ग्राफ को कहते हैं लॉग नॉर्मल। लॉग नॉर्मल। और डी वाला जो है इसको कहते हैं लॉग सीरीज। लॉग सीरीज। अब इसको याद कैसे करना है वो बता देता हूं। याद करने का तरीका बड़ा सिंपल है।
भूल भी जाओगे तो आपको एग्जाम में पता चल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप दो ग्राफ तो इजीली याद कर सकते हो। पहला ग्राफ जियोमेट्रिक वाला जो सीधा आएगा नीचे की तरफ, ऐसा जो ग्राफ आए वो हमेशा जियोमेट्रिक का होगा, तो जियोमेट्रिक वाला तो याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। दूसरा जो ग्राफ है वो ग्राफ है हमारा लॉग नॉर्मल वाला। आपको चार लाइनें दिख रही है यहां पे, चारों लाइन में से एक ही लाइन ऐसी है जो नॉर्मल है, मतलब जो बिना पेन उठाए हम बनाते हैं नॉर्मल लाइन है, वो एक ही है आपके पास में। तो जो लाइन आपको नॉर्मल दिख रही हो वो नॉर्मल का हो जाएगा, लॉग नॉर्मल का हो जाएगा। क्लियर हो गया ये? अब बी वाला ग्राफ ऊपर है, डी वाला ग्राफ नीचे है, तो आप अल्फाबेटिकली देखो, अल्फाबेट्स में जो बी लेटर है वो पहले आता है, एल या एस जो याद करना चाहो वो बाद में आता है, तो जो ऊपर वाला होगा वो बी का होगा, बी फॉर ब्रोकन, और जो बच गया वो एक लॉग सीरीज हो जाएगी। तो ये चार ग्राफ आपको ऐसे ही याद करने हैं, इनका और कोई उपाय नहीं है, ऐसे कैसे रट लेने हैं, समझ जाओगे? ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं स्पीसीज एक्यूमुलेशन कर्व की। स्पीसीज एक्यूमुलेशन कर्व एंड स्पीसीज रेयरफैक्शन कर्व। पहले तो आपको ये दो मीनिंग समझने हैं। एक्यूमुलेशन का मतलब सबको पता है, रेयरफैक्शन का कम लोगों को पता होता है। एक्यूमुलेशन शब्द का मतलब यह होता है कि जब इकट्ठी होती हो कोई चीजें तो हम कहते हैं एक्यूमुलेट होना, गैदरिंग, ठीक है? एक्यूमुलेशन का तो पता है। रेयरफैक्शन का मतलब होता है डिक्रीज। डिक्रीज करना उसे कहते हैं रेयरफैक्शन। अब जरा सोच के देखो कि एक्यूमुलेशन और रेयरफैक्शन कर्व क्या हो सकते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए कि आप कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं और वो प्रैक्टिकल में आप जब पहली बार वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आपको ये नहीं पता कि आगे हमको क्या रिजल्ट मिलेंगे। तो आप क्या करते हो, आप मैक्सिमम अटेम्प्ट्स करते हो प्रैक्टिकल में ताकि जितने भी पॉसिबल रिजल्ट्स हैं वो सारे के सारे मिल जाए। एक बार आप चलो एक चीज सोचो, आपको ब्लड ग्रुप चेक करने हैं, आपको नहीं पता कि दुनिया में कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। आपने पहले इंसान को चेक किया, उसका ब्लड ग्रुप ए निकला, दूसरे को किया उसका भी ए निकला, तीसरे को किया उसका भी ए निकला, चौथे को किया चेक उसका ए बी निकला, किसी का बी किसी का ओ। आपने जब तक 19 लोगों का चेक किया तब तक आपके पास ओ ब्लड ग्रुप नहीं आया, लेकिन आपने जब 20वें इंसान का ब्लड ग्रुप चेक किया तो ओ भी आ गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स खोजने के लिए 20 लोगों की सैंपलिंग करनी पड़ी आपको। अब आप वापस आ गए सैंपलिंग करके, आपको 20 में से वो 4 इंसान सेलेक्ट करने हैं जिनमें अलग अलग टाइप का ब्लड ग्रुप है, तो बाकी के 16 इंसानों को एक बार रिजेक्ट कर दो। अब तो कर ही सकते हो। जब तक आप प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तब तक आपको यह नहीं पता होता कि नेक्स्ट रिजल्ट क्या आएगा, तो आपको अटेम्प्ट्स लेने पड़ते हैं, सैंपलिंग करनी पड़ती है। लेकिन जब आप सारी सैंपलिंग कर चुके होते हो तो आप कुछ सैंपल्स बाद में हटा सकते हो, बस उस बाद में हटाने वाली प्रोसेस को कहते हैं रेयरफैक्शन। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं मैं। मान लो आपने क्वाड्रेट नंबर 1 डाला, क्वाड्रेट नंबर 1 डालने पर आपके पास में स्पीसीज ए, स्पीसीज बी, स्पीसीज सी आ गई।
आपने क्वाड्रेट नंबर 2 डाला, आपके पास में स्पीसीज बी वही आ गई, सी आ गई, एक नई आ गई। आपने क्वाड्रेट 3 डाला तो आपके पास में स्पीसीज डी ई एफ आ गई। आपने क्वाड्रेट 4 डाला तो आपके पास में स्पीसीज ई, स्पीसीज एफ, स्पीसीज जी आ गई। आपने क्वाड्रेट नंबर 5 डाला, आपके पास में स्पीसीज जी एच आई आ गई। आपने क्वाड्रेट नंबर 6 डाला तो आपके पास स्पीसीज आई, स्पीसीज जे आ गई। 1 2 3 4 5 6, सपोज करो 6 मैक्सिमम क्वाड्रेट डालने पड़े अपने को। अब आप ये देखो कि इन टोटल 6 क्वाड्रेट में आपको टोटल डिफरेंट स्पीसीज कितनी मिली? डिफरेंट स्पीसीज, स्पीसीज ए, स्पीसीज बी, स्पीसीज सी 3, स्पीसीज डी 4 नहीं है ना, ये बी और सी तो पहले से ही आ गई इसमें से। फिर अगले में डी आ गई, ई और एफ नहीं है, ई और एफ यहां आ चुकी है पहले से कैलकुलेशन में, जी नहीं है, जी पहले से आ गई है, एच और आई नहीं है, और आई पहले से आ गई, जे यहां पे नहीं है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, आपको टोटल डिफरेंट स्पीसीज कितनी मिल रही है? टोटल डिफरेंट स्पीसीज आपको मिल रही है 10। इसका मतलब यह हुआ कि आपने 10 स्पीसीज को स्टडी करने के लिए कम से कम 6 क्वाड्रेट स्टडी किए। एक काम करते हैं, अब देखना, ध्यान से देखना, आपको समझ में आएगा। एक तरफ आपके सैंपल्स है, सैंपल्स, और दूसरी तरफ आपके स्पीसीज है। जैसे सैंपल नंबर 1, सैंपल नंबर 2, 3, 4, 5, 6, पहला क्वाड्रेट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा क्वाड्रेट। और आपके पास में स्पीसीज कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्पीसीज है। आपके पास में टोटल 10 स्पीसीज आ गई है। जस्ट ए मिनट, वापस कर लेते हैं। आपके पास में सैंपल, इधर सैंपल लेने हैं। सैंपल नंबर 1, क्वाड्रेट नंबर 1, क्वाड्रेट नंबर 2, क्वाड्रेट नंबर 3, क्वाड्रेट नंबर 4, क्वाड्रेट नंबर 6, क्वाड्रेट नंबर 7 और 6। यहां पे लेने हैं स्पीसीज का नंबर, स्पीसीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और मान लो ये 10। तो टोटल 10 स्पीसीज है। आप मुझे ये बताओ कि जब आपने पहला क्वाड्रेट डाला तो क्या आपको पता था कि आपको टोटल 10 स्पीसीज मिलेगी? नहीं ना। आपने क्या किया, क्वाड्रेट नंबर 1 डाला, उसमें 3 स्पीसीज मिल गई, आपने एक डॉट लगा लिया कि भाई पहले क्वाड्रेट में 3 स्पीसीज मिल गई। आपने जब दूसरा क्वाड्रेट डाला तो दूसरे क्वाड्रेट के अंदर ये 2 स्पीसीज तो ऑलरेडी आ चुकी थी, तो आपको नई स्पीसीज कितनी मिली? केवल एक स्पीसीज नहीं मिली। तो दूसरे क्वाड्रेट के अंदर आपको सिर्फ एक स्पीसीज ज्यादा मिली, तो आप एक स्पीसीज पे हाइक कर जाओगे, 1 पॉइंट हाइक कर जाओगे। आपने जब तीसरा क्वाड्रेट डाला तो एक स्पीसीज तो पुरानी थी, लेकिन आपको 2 नई स्पीसीज मिल गई, तो अब आप तीसरे क्वाड्रेट में 2 पॉइंट्स के ऊपर हाइक कर जाओगे, यहां से कहीं मान लो। फिर जब आपने चौथे क्वाड्रेट के ऊपर डाला ग्राफ, तो चौथे क्वाड्रेट के अंदर आपको एक स्पीसीज नहीं मिलती है, आप 1 पॉइंट हाइक कर जाओगे। पांचवें क्वाड्रेट के अंदर आपको 2 स्पीसीज नहीं मिलती, आप 2 पॉइंट पे हाइक कर जाओगे। छठे क्वाड्रेट पे एक स्पीसीज नहीं मिलती, आप 1 पे हाइक कर जाओगे। आपने जैसे जैसे नए ग्राफ डाले, आप कुछ कुछ पॉइंट्स हाइक करते गए, आपको कुछ कुछ नई स्पीसीज मिलती गई, राइट? तो ऐसे में आपका जो ग्राफ बना वो ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ बना। अपने लेफ्ट साइड से आप राइट साइड की तरफ ग्राफ बना रहे हो। इसे कहते हैं एक्यूमुलेशन कर्व। एक्यूमुलेशन कर्व जो होता है वो बनता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट बनता है, लेफ्ट साइड से राइट साइड बनता है। अब ये काम तो आप वहां करके आ गए फील्ड में
आकर के लैब में बैठे और लैब में बैठ करके आपका दिमाग दौड़ा इस बात पे, आपने क्वाड्रेट नंबर 2 को देखा। क्वाड्रेट नंबर 2 में स्पीसीज बी है, स्पीसीज सी है और स्पीसीज डी है। आपका ध्यान गया कि स्पीसीज बी, स्पीसीज सी और स्पीसीज डी, इनमें से स्पीसीज बी और सी तो यहां आ गई और स्पीसीज डी यहां थर्ड में आ गई। तो यदि आप क्वाड्रेट नंबर 2 को हटा देते हैं यहां से, तो क्या आपके टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज पे फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना। आपने इस क्वाड्रेट को रिमूव कर दिया अपनी रीसैंपलिंग में, जब आप लैब में बैठ करके काम कर रहे हो कि चलो भाई अब अपने को यह देखना है कि हम यहां से कितने सैंपल कम कर सकते हैं, तो आपने यहां से सेकंड सैंपल को हटा दिया और इसको हटाने के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी 10 स्पीसीज हैं। आप एक बार जरा सैंपल नंबर 4 पे ध्यान दो। सैंपल नंबर 4 में EF स्पीसीज यहां आ चुकी है और G स्पीसीज यहां आ चुकी है। तो यदि आप इसको भी हटा देते हो तो आपका जो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज है अभी भी 10 है। मान लीजिए कि मैं इन दोनों ग्राफ को काउंट नहीं करता और फिर देखते हैं कितनी स्पीसीज है। स्पीसीज A, B, C 3, यहां D 4, 5, 6 के बाद में यहां 7, 8, 9 और ये 10, अभी भी 10 है। तो आपने क्या किया, आपने कुछ सैंपल्स वापस हटा दिए और उन सैंपल को हटाने के बावजूद आपके टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसे कहते हैं रेयरफेक्शन। कैसे करोगे आप रेयरफेक्शन? आपके पास में टोटल सैंपल है 6 और 6 सैंपल में आपको टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज मिल रही है 10। आपने यहां से 2 सैंपल हटा दिए, 2 सैंपल हटाने के बाद में भी कोई स्पीसीज पे फर्क नहीं पड़ा। छठा सैंपल हटाया 6th वाला, 1 स्पीसीज कम हो गई। 5th वाला हटाया 2 स्पीसीज कम हो गई। आपने 4th वाला हटाया, कोई स्पीसीज कम नहीं हुई। आपने 3rd वाला हटाया, 3 स्पीसीज कम हो गई। 2nd वाला हटाया, कोई स्पीसीज कम नहीं हुई। 1st वाला हटाया, सब स्पीसीज कम हो गई। ग्राफ कैसे बनाया आपने? राइट साइड टू लेफ्ट साइड, इसको कहते हैं रेयरफेक्शन कर्व। रेयरफेक्शन कर्व कैसे बनता है? राइट टू लेफ्ट बनता है। अब ये तो चलो मैंने एक छोटा एग्जांपल लेके बताया। अब मैं आपको बताता हूं एक बड़ा एग्जांपल या ढंग का ग्राफ बना करके कि कैसे बनाए जाते हैं ये कर्व। आखिर इस तरफ तो होगा सैंपल्स, सैंपल्स में जैसे 0 सैंपल है, 25 सैंपल्स है, 50 सैंपल्स है, 75 सैंपल्स है, 100 सैंपल्स है, इस तरीके से सैंपल्स। इधर की तरफ लेना है नंबर ऑफ स्पीसीज। ये जो नंबर ऑफ स्पीसीज है वो है 10 स्पीसीज, 20 स्पीसीज, 30 स्पीसीज, 40 स्पीसीज, 50 स्पीसीज एंड सो ऑन, जितनी भी है, मतलब ये ऐसे स्पीसीज। आप दूसरा वाला ग्राफ पहले नहीं बना सकते, इसका मतलब आप जो है वो रेयरफेक्शन वाला ग्राफ है वो नहीं बना सकते पहले। आपको पहले एक्यूमुलेशन का ग्राफ है वही बनाना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि आपको जो पहला वाला ग्राफ है वो ग्राफ में आपको पता नहीं होगा कि कौन से में क्या स्पीसीज आएगी, तो आपका पहला ग्राफ इस तरीके से धीरे धीरे जैसे जैसे स्पीसीज आएगी वैसे वैसे बढ़ने लगेगा। क्लियर हो गया? इसी ग्राफ को मैं थोड़ा सा फ्री हैंड से बनाऊं तो ये ऐसा सा बन जाएगा, ऐसे। तो ये दोनों ग्राफ हैं वो लेफ्ट टू राइट बन रहे हैं। इन ग्राफ को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं एक्यूमुलेशन कर्व। एक्यूमुलेशन कर्व, ये हो गया एक्यूमुलेशन कर्व।
दूसरा, जब आप इन ग्राफ में वापस रीसैंपलिंग करोगे तो वापस रीसैंपलिंग करने पर पता चलेगा कि ये धीरे धीरे आप हटा भी दोगे इनको तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ को हटाने से फर्क नहीं पड़ रहा। तो जब आप फ्री हैंड से कुछ ऐसा सा बना दोगे तो ये आ जाएगा आपका रेयरफैक्शन कर्व। रेयरफैक्शन कर्व, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में एक्यूमुलेशन कर्व और रेयरफैक्शन कर्व। लेफ्ट टू राइट बनता है एक्यूमुलेशन, राइट टू लेफ्ट बनता है रेयरफैक्शन। नंबर ऑफ स्पीसीज, सैंपल बढ़ाने से स्पीसीज बढ़ेगी, वो तो आपका एक्यूमुलेशन हो गया। सैंपल घटाने से स्पीसीज कम घटेगी, मतलब कुछ सैंपल ऐसे होंगे जिनको हटाने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, तो उनको हटाने से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो एक्यूमुलेशन कर्व है इसको कहते हैं कलेक्टर्स कर्व। जो इंसान कलेक्ट करेगा डाटा वही बनाएगा, तो इसको कहते हैं कलेक्टर्स कर्व। ये तो हो गया कलेक्टर्स कर्व। और रेयरफैक्शन कर्व है उसको रेयरफैक्शन कर्व ही कहते हैं। आप इन दोनों कर्व को जो है वो कम्युनिटी को कंपेयर करने में यूज ले सकते हो, उससे आपको पता चल जाएगा कि कम्युनिटी में क्या है कैसे है। दो कम्युनिटी के अंदर आपको आइडिया लग जाएगा कि स्पीसीज रिचनेस कहाँ है, ये सब चीजें। तो कोई इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल से पॉइंट्स पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। बाकी आप लोग जो है वो अब स्टडी अपनी कंटिन्यू करिए। जून में एग्जाम आ रही है, अपन एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। और साथ ही साथ जो आरपीएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम है और यूपीएचसीएससी की भी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम है, उसकी प्रिपरेशंस अगर करनी है तो आप मेरे साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा कहाँ कांटेक्ट करना है। और साथ ही साथ राजस्थान सेट, एमएच सेट है, उसके लिए भी हम टेस्ट सीरीज वगैरह लेकर के आएंगे, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं अपन। थैंक यू।